अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड ज़ुहैब। हाउ आर यू ज़ुहैब? मैं बिल्कुल। बिजली आ रही है घर पे? बिजली आ रही है, जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है। ऑलमोस्ट नहीं समझ नहीं आ रही है। बारह बिजली आ रही है या जा रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है। अब वो हमारा अपना टेम्परेचर इतना ऑफ हो चुका है, कुछ समझ नहीं आती। वैसे समझ बहुत अच्छी तरह तब आती है जब जैसे कि कल हमने देखा, वैसे तो पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं लोड शेडिंग के और अनअनाउंस्ड लोड। इसको लोड शेडिंग कहेंगे या क्या कहेंगे? जुल्म है ऑलमोस्ट। कल आपने देखा है माड़ीपुर में क्या हुआ है? माड़ीपुर में जो कुछ हुआ है वो अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है और कोई ये सोते हुए जागते नहीं हैं कुछ लोग जिनको जागने की बहुत जल्दी ज़रूरत है, तो फिर ये इस किस्म के मनाजिर हमें शहर के अंदर और कहीं 26 घंटे की वो एक प्रोटेस्ट था जहां सड़कें ब्लॉक कर दी गई। माड़ीपुर कराची का एक एरिया, उसकी हम जिक्र कर रहे हैं, जहां उसके बाद प्रोटेस्टर्स में और पुलिस में पूरा एक तसादुम ऐसा ज़बरदस्त कहूँ या क्या था कि जिसमें ये आप देख रहे हैं गैस की शेलिंग हो रही है उनको डिस्पर्स करने के लिए। और लोगों ने कहाँ जाना था? जिनके घर 24-24 घंटे बिजली ना आ रही हो और गर्मी का आलम आपको पता है कि इट फील्स लाइक 50 डिग्रीज, तो वो ना घर के अंदर बैठ सकते हैं ना बाहर सड़क पे बैठ सकते हैं, वो किधर जाएं? और कोई चारा नहीं है। माड़ीपुर के मनाज़िर और फिर देखें ट्रैफिक जैम रही, लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। लोग, आपने बिल्कुल सही कहा, बजा फरमाया कि लोग क्या करें, ये शदीद गर्मी है। एक तो कराची में गर्मी का जोर टूटने को नहीं आ रहा है, बारिश नहीं हो रही है कि थोड़ा सा लोगों को सुख का सांस मिले, और उस पर ये तवील दौरानिए की लोड शेडिंग जिसका पता नहीं होता कि कब जाएगी बिजली और कब वापस आएगी। अब तो बस ये है कि बिजली कितने देर तक रहती है इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, जाने का कुछ नहीं पता चल रहा कि कब तक है। लेकिन जो है बात ये है कि जब अनाउंस कर दी जाती है ना कि चलने जी 2 घंटे नहीं आएगी, 4 से 6 नहीं आएगी, 12 से 2 नहीं आएगी, व्हाटएवर द टाइम इज, तो इंसान फिर उसके लिए कुछ कर लेता है, कोई प्रेपरेशन कर लेता है। आपको पता है जब बिजली जाती है तो फिर घरों की मोटरें भी काम नहीं करती, फिर पानी भी खत्म हो जाता है, मतलब एक डोमिनोज इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो लिहाजा व्हेन इट इज अनाउंस्ड इट इज स्टिल बेरेबल, व्हेन इट इज अनअनाउंस्ड के पता ही नहीं है जी कि इसने आना कब है, तो फिर इसी मामले पे हम कुछ मजीद भी बात करेंगे। टॉप स्टोरीज के बाद हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इशू है क्या, यानी मसला क्या बिजली नहीं है, मेंटेनेंस का मसला है, गवर्नेंस का मसला है, आखिर है क्या, एफिशिएंसी नहीं है। तो ये हम आज के शो में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा फुटनोट ये भी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का ये कहना है कि जुलाई में और भी बुरा हाल हो सकता है। इससे तो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि मतलब इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा, नॉट दैट वी वांट टू नो, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना वो आपकी रूह कांपना शुरू हो जाती है कि व्हाट्स नेक्स्ट। अच्छा, sometimes I wonder if documentary filmmaking is better for women या women are better for documentary filmmaking, क्योंकि उसमें बड़ा emotions और बड़ी sensitivity involved होती है। You really have to feel your subject ताकि आप उसको convey कर सकें, because documentary is based on truth। तो माशरे पे कड़ी नज़र आपकी, ऐसी इन डेप्थ एनालिसिस आपका होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, इतने हम टैलेंटेड लोगों से रोज़ मिलते हैं, आपको पता है कुछ तो हमने भी सीख लिया है। एनीवे दैट कम्स लेटर, पहले दोबारा ज़रा बिजली की बात करते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा प्रेसिंग इशू है विच इज अफेक्टिंग एब्सोल्युटली एवरीबडी। मतलब आप अमीर हो, गरीब हो, जहां भी हो, ये पूरे पाकिस्तान का इस वक्त मसला बना हुआ है। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि बिजली बहरान मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गया है और शदीद गर्मी में घंटों बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है, लोगों का सब्र भी जवाब दे गया है। और कल कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए और शदीद एहतजाज किया। एक तो बिजली महंगी और दूसरी मिल भी नहीं रही। मैं आपको बता ही रही थी कि मतलब 10 दिन मैं मुल्क में नहीं थी, मैं कहीं बाहर गई हुई थी, और जो बिजली का बिल आया लगता है कि लिटरली कोई 3 महीने का साथ ही आ गया। तो ये भी मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। दूसरी, जब मिल भी रही है बिजली तो आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन है। अगर मिल रही है तो बिल्कुल बिजली की बंदिश ने बिल्कुल लोगों का कारोबार भी तबाह करके रख दिया है। कराची में माड़ीपुर, जैसे हमने जिक्र भी किया, कल बेशतर इलाकों में एहतजाज किया गया है। बिजली बहरान अब अमन व अमान का मसला बनता जा रहा है और ये बड़ी ख़तरनाक बात है, तशवीशनाक बात है। अब तक तवानाई बचाने के तमाम तर इक़दामात बेसूद साबित हुए हैं। बाजार जल्दी बंद कराने का भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। बिजली की बंदिश और बढ़ गई है और शॉर्टफॉल क्या कम होता, उल्टी बिजली की फराहमी और भी कम हो गई है। कराची वालों का हाल जनाब यह है कि एक तो पहले ही बिजली नहीं आती और दूसरा हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद मेंटेनेंस के नाम पर पूरा दिन बिजली बंद कर दी जाती है। मेंटेन क्या कर रहे हैं जो चीज क्या मामला, हम यानी क्या कुछ बताएं लोगों की परेशानी का अहवाल। कराची एहतजाजी मुजाहिरों का मरकज बना हुआ है इस वक्त और कल बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ 15 से 16 मकामात पर
अवाम ने सड़कें बंद करके एहतजाज किया। अब अवाम के पास है क्या हुआ? यही एक अवाम के पास एक रास्ता है ना कि अपनी कुछ कथारसिस कर सकें, अपने आप को कुछ उसका गुस्सा ठंडा हो जाए कि सड़कों पर आकर बताएं कि भाई मुश्किल है हमें ये झेलना, इस गर्मी में बिजली बहरान को हम इस तरीके से नहीं झेल सकते। आम शाहराएं मैदान जंग बनी रही, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। माड़ीपुर रोड जो मुल्क भर में सामान की तरसील के लिए शहर की हैसियत रखती है, वो बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज के बायस 26 घंटे बंद रही है। मोर देन वन होल डे 26 घंटे बंद रही है। और बिजली की लोड शेडिंग पर आवाम की दुहाइयाँ तो अब हमारी तो आपने सुन ही ली है और हम आवाम की ही अक्कासी करते हैं, लेकिन लेट्स हियर इट फ्रॉम देम। हमारे पास दोनों के ऊपर हाथ उठाया है पुलिस वालों ने, अभी हमारे भाइयों लोगों को लेके गए। पुलिस वाला बोल रहा था कि आप लोग घर चले जाओ, हम लोग रोड वो आपका मसला हल कर देंगे। नहीं किया, हम लोग नहीं गए, आंसू गैस फेंके, फायरिंग की हमारे ऊपर, हम लोग सब भागे। हर महीने में आता नहीं भराते, हम बिल भरते हैं। मेरे घर पे बिल भरा है, 20,000 का बिल है, मैं 3,000 भर के आई हूँ। 17,000 रुपया इन लोगों ने किस्त करके दिए। 3 घंटा जाती है, आधा घंटा आती है, आप सोचो कितना घंटा। हर महीने आपका बिल जमा हो जाता है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई 1 महीना भी ना भरे। 3 घंटे जाती है बिजली, आधा घंटा आती है और फिर चली जाती है। मतलब ये दिस इज क्रिमिनल। मतलब कि किसी भी डेवलपिंग नेशन में ये होना, जहां आपको पता है रेट्स क्या चल रहे हैं बिजली के, आपको पता ही है कि क्या पर यूनिट क्या सिलसिला चल रहा है, और उसके बाद बात वहीं आ जाती है, या तो फिर आप बिजली का बिल नहीं दे रहे ना, क्योंकि बिजली तो आ नहीं रही, बिल उसी तरह ही आता है। तो लोगों ने और क्या करना है, किसी तरह तो बताना है ना कि हुकूमत को या अपने लीडर्स को कि ये दिस इज़ नॉट फेयर, दिस कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। और अभी तो बिल्कुल हम गर्मी के समर के अरूज पे हैं, तो गर्मियाँ तो चल रही हैं अभी। अच्छा, कल ये सारा सिलसिला जो चल रहा था, तो शरपसंदी आपको पता है वो भी मौका नहीं छोड़ते, तो वो भी बीच में पहुंच जाते हैं और ट्रैफिक जैम में फंसे लोगों से उन्होंने लूटमार भी शुरू कर दी। तो ये भी साथ साथ कल माड़ीपुर में हो रहा था। लोड शेडिंग अब शहर के अमन व अमान का मसला भी बन गया है, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, जुलाई में मजीद लोड शेडिंग बढ़ेगी। अस्तगफिरुल्लाह, जरा ये भी सुन लें। गैस के जहाज टेंडर्स किए, जहाज नहीं मिले क्योंकि वो सारे के सारे गैस यूरोप ने खरीदी। इस हवाले से हमने कोशिश कर रहे हैं, मुश्किलात बहुत हैं, एंड मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। यानी अभी जो कुछ लोड शेडिंग हो रही है, आप तैयार रहें कि जुलाई में इससे ज़्यादा हमें ये देखना पड़ेगा। लोड शेडिंग से निकल जाता है ना, व्हाट कैन बी वर्स देन दिस, प्लीज। मतलब दिस इज नॉट अ चैलेंज, वी डोंट वांट टू नो व्हाट कैन बी वर्स देन दिस। एक कैपेसिटी होती है बर्दाश्त करने की भी। अच्छा, ऑपोजिशन भी इस मामले को कैश करवाने के लिए ज़ाहिर है हमेशा से तैयार है, और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि जब वो हुकूमत में थे तो बिजली बहरान का नामो निशान नहीं था। आज इनके पास ना कोयले के लिए पैसे हैं, ना एलएनजी के लिए पैसे। नतीजा ये है कि अब ये प्लांट चल नहीं रहे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। अभी महंगाई है, जहां तक हमें पता है जुलाई में और बढ़नी है, क्योंकि इन्होंने जुलाई में जो एलएनजी थी वो नहीं आ रही है। जो ये समझ रहे थे कि ये बाहर से चीजें, ये फ्यूल खरीद लेंगे, ये कोयला या एलएनजी, वो इनके पास वो वसाइल नहीं है, क्योंकि कीमतें ऊपर चली गई। चले अब ज़रा पता करते हैं कि कराची का अहवाल देख रहे हैं, और केई के डायरेक्टर कम्युनिकेशन इमरान राना हमारे साथ हैं। ज़रा उनसे पता करें कि ये कब तक ये सिलसिला चलना है और हो क्या रहा है। इमरान राना साहब, कराची में बिजली का बहरान जिस तरह बढ़ा है तो सब हिलकर ही रह गए हैं, परेशान हैं कि होना क्या है। अब तो आपके पास तो बिजली पैदा करने के बहुत से ज़राए हैं। ये ज़रूर बताएगा कि फ्यूल एडजस्टमेंट की बुनियाद पर जितना चाहे बिल भी वसूल किया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, दीज आर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, तो इसके बावजूद क्यों शहर के लिए बिजली दस्तयाब नहीं है? जी बहुत शुक्रिया मुझे लाइव लेने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसका ताल्लुक मुल्की सतह पर बिजली की एक शॉर्टफॉल के साथ है, और कराची उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। के इलेक्ट्रिक ने अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए अभी पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूँ तो औसतन 2700 मेगावाट बिजली जो है वो कराची की टेरिटरी को, हमारे कंज्यूमर्स को हमने उसमें फ़राहम की है। इसमें नेशनल ग्रिड से जो 1000 मेगावाट है वो भी शामिल है। जहाँ तक बात है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग, तो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही है। हमारी जो लोड शेड का शेड्यूल है वो केई की वेबसाइट पर एडवांस में अपलोड किया जाता है, और तमाम इलाकों की अंदर उसी लोड शेड की रजीम को सामने रखते हुए हम लोड शेड के जो है बेसिकली उसको कंडक्ट करते हैं। मैं साथ साथ आपको एक ये भी बताता चलूँ कि हाल ही में गर्मी की शिद्दत में
इजाफा भी देखने में आया है, जिसकी वजह से हमारा जो एक एवरेज शॉर्टफॉल जो तकरीबन 250 और 350 मेगावाट के दरमियान फॉल कर रहा था, गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से वो शॉर्टफॉल बढ़ के तकरीबन 400 से 500 मेगावाट तक चला गया है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह, जैसे कि पूरे मुल्क में जो सिचुएशन है, जैसे जिसका मैंने रेफरेंस दिया, ईंधन की किल्लत और आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में होशरबा इजाफा भी है। अच्छा, लेकिन इमरान साहब, अब मसला ये है कि ठीक है आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, लेकिन कल जो कुछ माड़ीपुर में हुआ, लोग एहतजाज कर रहे थे, न सिर्फ माड़ीपुर में बल्कि दीगर इलाकों में भी, और अब ये अमन व अमान का मसला बनता जा रहा है और ये सीरियस होता जा रहा है मसला। तो कोई हुकूमत ने आपसे राब्ता किया है कि इन गर्मियों के दिनों में थोड़ा सा आप रिलीफ दें ताकि अमन व अमान का मसला एटलीस्ट ना हो, क्योंकि फिर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल, फिर वो लूटिंग्स के यानी ये सारा इससे जुड़ा हुआ है मामला। तो आपसे कोई राब्ता हुआ है, कोई आप प्लान बना रहे हैं, कॉन्टिजेंसी प्लान कोई बना रहे हैं, वॉर फुटिंग्स पे कुछ कर रहे हैं आप? बिजली चोरी के ख़िलाफ़ जो है उसके ऊपर हम बाकायदा एक्शंस ले रहे हैं। इस वक्त कराची के जिन जिन इलाकों में, जैसे मैं सिर्फ अगर पिछले 24 घंटों की बात करूं तो मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के नतीजे में हमने 1300 किलोग्राम से ज़ायद कुंडे जो हैं वो रिमूव किए हैं। एज़ अ रिज़ल्ट जब इन इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी और बिजली की चोरी के इस्तेमाल को डिस्करेज किया जाता है और डिस्कनेक्ट किया जाता है, तो वहाँ से कुछ अनासिर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं। इस सिलसिले में हम शहरी इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत के साथ और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे इलाकों में ऐसी स्कीम लेके आएँ जिससे बिजली की बिलों की जो बाकायदा अदायगी है उसको बेहतर बना के उन इलाकों में भी बिजली की सप्लाई को बेहतर कर सकें, और इसके साथ साथ बिजली चोरी की हौसला शिकनी करके जो राइटफुल कंज्यूमर्स हैं, जो बिजली का बिल अदा करते हैं, उनके लिए बिजली की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी को यकीनी बना सकें। अच्छा, जो लोग चोरी कर रहे हैं ये आप बता तो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पूरे के पूरे इलाकों को सज़ा क्यों दी जाती है? कोई टारगेटेड एक्शन नहीं लिया जा सकता फॉर ओनली दोज पीपल जो कि चोरी कर रहे हैं बिजली? के इलेक्ट्रिक हमेशा टारगेटेड ऑपरेशन ही करता है। हम ऑलमोस्ट आप समझिए कि तकरीबन ऑन एवरेज 5000 के करीब जो है नादहिंदगान के रोज़ाना की बुनियाद पर जो डिस्कनेक्शन है वो करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं पिछले 48 घंटों की से बात करूं तो कराची के वो इलाके जहां पर बिजली चोरी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें लियारी का इलाका शामिल है, जिसमें नाजिमाबाद है, सदर है, टीपू सुल्तान है, बहादुराबाद है, इसके साथ साथ गार्डन और लियाकताबाद वगैरह के इलाके हैं। हिस्टोरिकली अगर मैं बताऊँ तो औरंगी, कोरंगी और लाहडी वगैरह के एरियाज़ हैं। इनमें के इलेक्ट्रिक बाकायदा कार्रवाइयाँ करता रहता है और कार्रवाइयों के नतीजे में जो बिजली चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले कुंडे उनको रिमूव किया जाता है। जो मैंने पिछले 48 घंटे की बात की उसमें तकरीबन हमने 1300 किलोग्राम से ज़ायद कुंडे जो है इलाकों से रिमूव किए हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जब हम इन कार्रवाइयों के नतीजे में एक किसी ख़ास इलाके में अगर नादहिंदगान की बड़ी तादाद अगर आबाद होती है तो उस इलाके में बिजली की फराहमी जो है वो बंद हो जाती है इन कार्रवाइयों के नतीजे में, और नतीजतन कुछ अनासिर जो शरपसंद अनासिर हैं जो बिजली चोरी पर यकीन रखते हैं और जो राइटफुल कस्टमर्स का राइट जो है उसको उस पर जो है अपना हक जताना चाहते हैं वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं, और जो शहर में अमन अमान की सूरत हाल है उसके लिए भी चैलेंज का बाइस बनता है। डायरेक्टर कम्युनिकेशन के इमरान साहब हमारे साथ थे। लेकिन बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने वक्त दिया हमें। लेकिन यहाँ पर मसला यह है कि जो बिल पे भी कर रहे हैं, जो स्टार कस्टमर्स हैं इनके, उनको भी बिजली नहीं मिल रही है। एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग दोनों तो जारी है। हकीकत हाल ये बिल्कुल, ये जो आवाम की आवाज़ है ये हम आपको लिटरली जो हो रहा है वो आपको बता रहे हैं। यकीनन आप लोगों के डिपार्टमेंट भी आपको पता ही होगा, लेकिन वाकई जो दे भी रहे हैं बिल उनको भी बिजली नहीं मिल रही। टेक्निकल मेंटेनेंस के नाम पर भी जा रहा है, पूरा दिन बिजली गायब रहती है। सबके सामने है ये, हम सब के इलाकों में, हम सब रहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, हर जगह का हाल यही है, बल्कि कहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अच्छा जी, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। शर्जील मेमन साहब, कराची में बिजली का मसला जिस जगह जा पहुंचा है वो आपको नज़र ही आ रहा है। सबकी बर्दाश्त से बिल्कुल बात जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। तो आप लोगों को ऑफ कोर्स वी आर होपिंग कि इस बात की बहुत फिक्र होगी। तो आपके ख्याल में के इलेक्ट्रिक जो कर रहा है वो ठीक है? बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक के इशूज़ हैं और ये इशूज़ नए नहीं है, बहुत पुराने के इलेक्ट्रिक इशूज़ हैं। हम लोग इस चीज़ पे चलाते रहे हैं। जितने भी पावर कंपनी, खुसूसी तौर पर जो के इलेक्ट्रिक है वो तो एक प्रॉफिट में जाने वाला इदारा है, और वही इदारा जो है जो वो कमाता है उसको चाहिए कि वो अपनी ट्रांसमिशन लाइन पे और अपने बाकी चीज़ों पे खर्च करें, लेकिन वो अखराजात नहीं करते। वो सिर्फ दे आर मोर इंटरेस्टेड कि सिर्फ उनको इनकम होती रहे, लेकिन जो भी आपको चीज़ सिस्टम को बेहतरी के लिए चीज़ें करनी वो नहीं करते।
और इनमें इन पे बहुत सारे इश्यूज भी हैं और इसमें इनकी अपने मैन पावर भी इन्होंने कम रखा हुआ है, तो मैन पावर बढ़ाना चाहिए ताकि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लोगों को सर्विस भी प्रोवाइड कर सके। लेकिन मैं एक से छोटी बात कहना चाहूँगा कि के-इलेक्ट का तो मतलब अब ज़्यादा तो बढ़ रहा है, लेकिन जो बाकी भी सिंध में है, हैस्को है या बाकी इदारे हैं, उनकी सिचुएशन इससे भी वर्स्ट है। हम तो चाहते हैं कि लोड शेडिंग ना हो, लेकिन जो रूरल सिंध एरिया है उसमें 16 से 18 घंटे एवरी डे जो है वो लोड शेडिंग होती है, जिसमें लोगों का जीना महाल हुआ है। इस गर्मी में कराची के लोग और सिंध भर के लोग जो हैं वो ज़ाहिर है जब लोड शेडिंग होती है तो एक ज़हनी अज़ाब में मुब्तला होते हैं और वो लोगों के बर्दाश्त से बाहर। तो इसलिए के इलेक्ट्रिक समेत हैस्को समेत तमाम इदारों की ये ऊपर ये लाजमी है और जिम्मेदारी है कि अपने इश्यूज को खुद रिजॉल्व करें और लोगों को जो है वो बिजली की फराहमी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। कि इलेक्ट्रिक को अपने इश्यूज रिजॉल्व करने चाहिए। शरीफ साहब, ये तो खैर आपने यानी जो सूरत हाल है उससे एक ख़राब सूरत हाल बयान कर दी कि वहाँ तो इससे भी बुरा है। अब ये ज़ाहिर मसले का हल नहीं है। ये बताइएगा कि अमन व अमान से जुड़ा जो ये मसला बन गया है, यानी एहतजाज करना हर किसी का हक़ है, लेकिन क्योंकि इतना परेशान है शहरी तो ये पुरतशद्दुद एहतजाज की तरफ अब ये मामला बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? आप शहरियों को कैसे बताएंगे कि के-इलेक्ट्रिक कोशिशें कर रहा है और बहुत जल्द सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? क्योंकि अभी तक जो भी ऑफिशियल बयानात आ रहे हैं उससे तो ये नहीं लग रहा है कि जल्दी कोई सूरत हाल बेहतर होने वाली है बिजली की। देखिए जी, एक चीज़ तो हकीकत है कि जी लोगों को अगर ठीक है कोई इश्यूज हैं तो इसका मकसद ये नहीं कि आप आम सड़कें बंद कर दें, लोगों को ब्लॉक कर दें और लोग जो एम्बुलेंसेस रुक जाती हैं, लोगों को बीमारों को हॉस्पिटल जाना होता है, लोगों को अपने रोजगार के लिए निकलना होता है, हमारे पास डेली वेजेस हैं, उन बेचारों को अपने काम के लिए निकलना होता है। तो मतलब ठीक है, गवर्नमेंट से बात कर रही है, उसको मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि हम लोगों के लिए न्यूसेंस क्रिएट करें, उससे अवॉइड करना चाहिए। एहतियात के 100 तरीके हैं, आप किसी पैसा पे आकर मुल्क से बात करा सकते हैं, लेकिन ये कदर मकसद नहीं है कि आप जो है आम पब्लिक के सड़कें वो बंद कर दो। पब्लिक को जो है मजीद मतलब आप तो परेशानी में है कि आप चाहते हैं आप सब कोई और लोग भी परेशानी में आ जाए, ये मुनासिब बात नहीं। शर्जील मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो लिहाजा इमरान राना से बात होगी, शर्जील मेमन से बात होगी और हल कोई नहीं निकला। वैसे समझ कुछ इफ यू वर वेटिंग कि कोई हल होगा, कोई बात होगी, कोई वादा हो जाएगा कि कल हम ठीक कर देंगे, चलो हफ्ते बाद ठीक कर देंगे, 1 जुलाई से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा मामला। नथिंग देयर एट ऑल, दे डोंट नो देमसेल्व्स। बिल्कुल। और ये अच्छा, ये नेचुरल रिएक्शन भी है कि अगर आप किसी हालात में होते हैं और हालात ख़राब होते हैं तो अपने से बुरे हालात का आप सोचते हैं। और शर्जील मेमन साहब का ये कहना कि पुरतशद्दुद मतलब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम आपके साथ हैं इस चीज़ में, लेकिन आप कोई बताएं कि कोई और तरीका है, लोग किस तरह ये बावर कराएं आपको कि दिस इज़ इनफ, इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितना लोड डालोगे, महंगाई एक तरफ, हर चीज़, पेट्रोल, खाना पीना, यू नेम इट, और अब बिजली भी नहीं देनी और उसको चार्ज भी करना है। बिल्कुल। और जहाँ चोरी हो रही है, ठीक है, आप वहाँ पर पकड़े लोगों को, कानून के मुताबिक सज़ा भी दिलवाएं और कुंडे भी हटाएं, लेकिन जहाँ बिल पे किए जा रहे हैं वहाँ तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा रहम करें। और पहले ये था कि इलेक्ट्रिक का हमने देखा था ये थोड़ा सा बदला थी सूरत हाल कि जिन इलाकों में बिल पेमेंट हो रहे थे वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक ये कुछ सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक को साथ काम करना पड़ेगा। जहाँ सिंध हुकूमत का बनता है तो वो भी एक्शन ले कि जहाँ बिजली चोरी हो रही है, लेकिन बिल्कुल उसको टारगेटेड रखे। जुर्माना और चालान कहीं हो गया कुछ जी, अब तो गर्मी में बोल के ना गला भी खराब हो रहा है मेरा। अच्छा जी, मूविंग ऑन, और बिल्कुल कोई और बात करते हैं और आपको बताएं कि तेज तरीन सेंचुरियां बनाने वाले बूम बूम आफरीदी जो हैं वो मोटर वे पर तेजी जो थी ना उनको थोड़ी सी महंगी पड़ गई। वैसे उनके लिए क्या महंगा होगा, माशाल्लाह बड़े अच्छे खाते पीते खानदान के भी वो हैं और क्या उनका काम है। तो मोटर वे पे पुलिस ने ओवर स्पीडिंग पर उन्हें 1500 रुपए का चालान जो है वो थमा दिया और उन्होंने दे दिया। थमा दिया, वैसे मुझे अच्छा लगा ये जिसने भी लिखा तौलो थमा दिया। ये लो जी, ये आप तो चालान के बाद पुलिस एहलकारों ने शाहिद खान अफरीदी के साथ तस्वीर भी ली। यानी चालान तो हुआ अपनी जगह, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चालान हुआ ही इसलिए कि वो रुकेंगे। लेकिन सेलिब्रिटी तो वो है अपनी जगह, ठीक है। तो चालान कटवाने के बाद शाहिद अफरीदी ने आवाम से कहा कि भाई गाड़ी 120 से ऊपर ना चलाएं,
तो ये कि चलाने से पहले अगर ये ख्याल आ जाता तो 1500 रुपये बच जाते। What would he do with 1500 रुपये? बट एनीवे ये खबर थी तो ये भी सुन ले। और अच्छी बात इसमें ये है कि हर किसी का चालान होना चाहिए। बिल्कुल, और उन्होंने ये लोगों को मैसेज भी दिया कि भाई 120 से ऊपर नहीं। वैसे अक्सर लोग मोटरवेज पे यही करते हैं कि वो ज़रा कोशिश करते हैं चकमा देने के कानून को, लेकिन आप 10 दफ़ा चकमा दे देंगे, 11वीं दफ़ा तो आप फिर पकड़ में आएंगे। जी, आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और PTI रहनुमा फवाद चौधरी आजकल नित नए इंकशाफ जो हैं वो कर रहे हैं और अपनी हुकूमत की आई गेस नाकामियों के साथ नई हुकूमत को चैलेंज भी दे रहे हैं कि अगर इसमें इतनी जुर्रत है तो वो कुछ करके दिखाएं। ठीक है, करके डेफिनेटली दिखाएं, और जो उनकी हुकूमत जो है साथ कंपैरिजन दे रहे हैं, जो हम ना कर सके वो आप करके दिखाएं। तो फवाद चौधरी ने जी कल जजेस को मिलने वाली मराद को मौजू बहस बनाया और फवाद चौधरी का कहना था कि हमारे दौर में काबीना ने जजेस को प्लॉट देने के खिलाफ फैसला किया, लेकिन फ़रूख नसीम ने इस पर अमल से साफ इनकार कर दिया। और एग्जैक्टली क्या कहा पहले ये सुने, फिर बाकी बात करते हैं। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के ऊपर और इधर जो है वो जजेस की हाउसिंग कॉलोनी बन गई और डॉक्टर शीरी मज़ारी ने काबीना में ये बड़ा शोर से उठाया कि ये जजेस को प्लॉट देना गलत है। काबीना ने फैसला किया और कहा कि जजेस को इस तरह से प्लॉट नहीं देने चाहिए। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब फ़रूख नसीम साहब ने इनकार ही कर दिया इम्प्लीमेंट करने से फ़ैसला। उन्होंने कहा मैंने रोज़ अदालत में पेश होना है, मैं जजों के सामने कैसे पेश होऊंगा अगर इनको प्लॉट अगर मैंने रोक लिए तो। इस वक्त जो जज साहिबान हैं उन्होंने अपने ऑर्डर के तहत ही खुद को फुल पेंशन दिलवाई हुई है। जजेस की जो इस वक्त पाकिस्तान में हाईएस्ट पेंशन है वो जजेस की है, और आप मुझे बताएं पेंशन के ऊपर टैक्स ही नहीं है। सो इस वक्त एक्चुअली जो ब्यूरोक्रेट जो जज रिटायर होता है वो अपनी तनख्वाह से ज़्यादा पेंशन ले रहा होता है। तो ये जब मिफ्ता इस्माइल साहब बैठते हैं तो ये बताएं ना, जब ताकतवर हलकों की बात करते हैं तो फिर जुर्रत करें ज़रा ताकतवर हलकों के ऊपर। बेचारा सैलरीड आदमी है जो पहले ही दे रहा है। ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, ये लोग तो पहले ही टैक्स दे रहे हैं, जो लोग नहीं टैक्स दे रहे उनको लाने की जरूरत करें ना। और ये बात भी आपका सवाल सही होगा कि हमने क्यों नहीं किया, हमने भी इसीलिए नहीं किया। हाँ तो हम भी डरते ही थे ना, हम तो डर के चलते रहे। जी, तो फ़रूख नसीम के मामले पर फवाद चौधरी जो ये कह रहे थे आपने देखा, और इससे हटके भी कुछ ऐसे मामलात हैं जो बड़े सीरियस नौइयत के भी हैं, उसमें बड़े डिफरेंसेस हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं। अच्छा, साबिक़ वज़ीर क़ानून इस मामले की अगर बात करें, फ़रूख नसीम ने फवाद चौधरी के इल्ज़ामात को झूठ करार दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए फवाद चौधरी को उन्होंने कहा कि ऐसा कैबिनेट का कोई फ़ैसला दिखा दें मुझे कि जिसमें जजेस को प्लॉट ना देने का कहा गया हो। फवाद चौधरी साहब से कहें कि अगर ऐसा कोई कैबिनेट डिसीजन था जिसमें ये लिखा गया है या एग्री किया गया है कि जजों को प्लॉट नहीं देना, और जिसको मैंने अपोज किया या रोक दिया, तो काइंडली वो दिखा दें, निकाल दें। ऐसा कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं है जिसके अंदर इस किस्म की बात की गई हो। जहाँ तक कि पेंशन की बात है, ये पेंशन तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से मिलती है। आरिफ अलवी साहब होते या कैबिनेट होते, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ख़त्म कर देते, ज़ीरो कर दे पेंशन को। अच्छा, ये आपने फ़रूख नसीम का जवाब भी सुन लिया। अब बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून तो एक स्टेटस को की जमात होने के ताने दिए जाते हैं, जबकि PTI तो तब्दीली का एजेंडा लेकर इक़्तिदार में आई थी, जो काम वो खुद नहीं कर सकी। तो वो निस्बतन एक कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत से कैसे तवक्को कर सकती है कि करें। बिल्कुल, आई गेस बोथ साइड्स और देखिए ये चीज़ हमने बहुत देखी है और इसको तब्दील होना चाहिए कि अगर आपके फ़रूख नसीम आपके वज़ीर क़ानून थे तो फिर आपको ओन करना चाहिए, यानी वज़ीर क़ानून को भी सारे फैसले ओन करने चाहिए और उस जमात को भी, लेकिन होता नहीं है पाकिस्तान में ऐसा। बिल्कुल नहीं, क्या ओहदे से हटते ही जो है इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, कुछ रियल एस्टेट की भी हम बात करते हैं। मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई और टैक्सेस में बेतहाशा इजाफे पर हर कोई रो रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर का भी यही हाल है और रियल एस्टेट सेक्टर के ज़िम्मेदारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से टैक्सेस में कमी की अपील की है। रियल एस्टेट के ज़िम्मेदारों का कहना था कि टैक्सेस में इजाफे से सरमायाकारी रुक जाएगी, हज़ारों लोग बेरोज़गार भी हो सकते हैं। तो इस मामले को मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद एहसन मलिक, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रियल्टर्स पंजाब फेडरेशन है और साथ ही रियल एस्टेट एनालिस्ट भी हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आमदन में इजाफे के लिए हुकूमत टैक्सों का सहारा लेती है, मतलब ये तो बहुत कॉमन सी एक प्रैक्टिस है, तो क्यों आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इससे, ये एक्सप्लेन कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमा, थैंक यू। सबसे पहले ये है, टैक्सेस देने पे किसी को एतराज़ नहीं है।
टैक्स ऑलरेडी हम लोग पे भी कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह पे करेंगे। हमें सिर्फ हुकूमत के इक़दामात से और जो इमैच्योर हरकतें हैं उन पे एतराज़ात हैं। मतलब आप पूरे पाकिस्तान में एक पैनिक क्रिएट करके टैक्सेस लेना चाह रहे हैं। आपने एक सुपर टैक्स अनाउंस किया, उसका एक रिजल्ट आपको ये मिला, स्टॉक मार्केट 2500 पॉइंट नीचे आ गई। जिस मतलब अभी वो टैक्सेस इंपोज नहीं हुए, 1 जुलाई से इंपोज होने हैं। मिफ्ता साहब ने आते साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को टारगेट करने की बात की, इसी तरह उस सेक्टर में भी पैनिक आ गई। हमने तजावीज़ दी, मिफ्ता साहब को मिले। हम ये नहीं कहते हम टैक्स देने को तैयार नहीं हैं या आपको टैक्स नहीं लेना चाहिए। हम ये कहते हैं आप गुड टैक्सेस की तरफ आएँ, आप ऐसा सोल्यूशन लेकर आएँ जिस पे पूरा पाकिस्तान खुशी से अपने पाकिस्तान के लिए टैक्स पे करेगा। मतलब लाइक आप ऐसे ब्लंडर्स करें कि आप फर्जी डीम रेंटल इनकम चार्ज करें, जिस प्रॉपर्टी से मुझे कोई इनकम नहीं आ रही मैं उस पर टैक्स पे करूं। आपने लेना है आप नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस पे नॉर्मल 75 रुपये स्क्वायर फीट आप हर प्रॉपर्टी पे लेना शुरू कर दें और वो कोई बंदा माइंड नहीं करेगा और आपको इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा जो आपका टारगेट है उससे प्लस पैसे आ जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि FBR के लोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग क्यों नहीं स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके चीज़ों को मैनेज करते। अभी कल जो टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस हुई है, अगेन उसमें रियल एस्टेट सेक्टर की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। उससे पहले प्री बजट कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें रियल एस्टेट सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। बात ये आप सुपर टैक्स जो लगा रहे हैं बड़ी कंपनीज पे, वो बोझ मैंने उठाना है, आम आदमी ने उठाना है। मतलब वो जो बड़ी कंपनीज है उनको तो मैटर नहीं करता, वो अच्छा ये कहिएगा पास ऑन कर देंगे। फैटफ से मुताल्लिक भी रियल एस्टेट सेक्टर पर जो इस्लाहात का मुतालबा था उनकी तरफ से, अब ये शेख भी ज़ाहिर है पूरी की गई है, इस हवाले से थोड़ा अपडेट कीजिए कि क्या है वो शेख। अच्छा ज़ेब भाई, इस पे भी ना एक अजीब सा एक बना हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस इस रियल एस्टेट सेक्टर कम्युनिटी ने किया पाकिस्तान के लिए। अंडरस्टैंड किया कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकलना चाहिए। PTI की गवर्नमेंट अपना क्रेडिट लेना चाह रही है, नून लीग की गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत कहती है कि हमारा काम है, जबकि जिनका असल रोल था, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर ने अपने आप को एज ए DNFBP रजिस्टर करवाया। मैं ये समझता हूँ कि DG DNFBP मोहम्मद इकबाल साहब, उन्होंने बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, हमारी सिफारशात को माना। स्पेशली मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसने अंडरस्टैंड किया, हमारे साथ मिलके सेमिनार्स किए और उसके बाद पाकिस्तान में जितने भी बिल्डर्स, डेवलपर्स थे या रियल एस्टेट एजेंट्स थे, वो उनको DNFBP में रजिस्टर करवाया गया। तो वो अभी ये सब लोग तालियां बजा रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये फैटफ की जब टीम आएगी तो इंशाल्लाह ताला वो कंप्लायंस हमने दिखानी है, हमने ऑन साइट विजिट करवाने हैं अपने ऑफिस के कि हम रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करते हैं। बात ये है आप जिसका ड्यू क्रेडिट है, हमने सेक्रीफाइस किया, पाकिस्तान के लिए किया, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, लेकिन बजट के अंदर आप हमें ही मतलब हमारा मौशी कत्ल करने पे चल पड़े। वो खुदारा होश के नाखून लें, लोग टैक्स देने को तैयार हैं। नेगेटिव परसेप्शन खत्म करें। मिफ्ता साहब, शहबाज शरीफ साहब, आपसे गुजारिश है, लोग आप ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, नेगेटिव परसेप्शन खत्म किया जाए, पैनिक की सूरत हाल को खत्म किया जाए, गैर यकीनी सूरत हाल खत्म की जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन मलिक साहब, आपने सजेशन जो दी वो पहुंच भी गई गवर्नमेंट तक। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का चलते रहना ज़रूरी है, क्योंकि इससे जुड़ी जो इंडस्ट्री है, सैनिटरी, सीमेंट, बोर्ड, अप्लाइंसेस, टाइल्स, ग्रोसरी, मशीनरी, ये सारी सनत इससे जुड़ी हुई है। तो ये कि जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर किया जाए और मईशत के पहिए को चलता रहने दिया जाए, ये एक बड़ी अहम और ज़रूरी बात है। अच्छा जोहेब, जल्दी से बताएं कि कुर्बानी का जानवर हो गया? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। I will keep asking him कि क्यों नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि आपको पता है कि दिन ही कितने रह गए, मतलब कि लिटरली एक हफ्ता ही रह गया। पीछे से क्या कह रहे हैं, बारिश का इंतजार कर लो।
ताकि बारिश हो जाएगी तो थोड़े से पैसे जरा नीचे चले जाएंगे। तो शायद सजेशन है तुम्हारी? बाकी भी मुल्क में लोग इसी चीज़ का शायद इंतजार कर रहे हो, क्योंकि मंडियां तो लग गई हैं, लेकिन आवाम जो है वो जितने शौक से जाते होते हैं अक्सर इस पर ज़रा लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से और महंगाई की वजह से वाज़े फर्क है। वैसे वाज़े फर्क देखने में आ रहा है ना, यानी कुछ नजर नहीं आ रहा माहौल वो ईद उल अज़हा का, बल्कि वो माहौल जो है वो बताने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है गुजरावाला से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान खलील। वो बताएंगे कि लोगों को क्या परेशानी है। जी, गुजरांवाला में ज़िला इंतजामिया की तरफ से 15 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। अगर बात की जाए तो मवेशी मंडियों में जानवर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अगर जानवरों की कीमतों की बात की जाए तो पिछले साल जो बकरा 25 किलो का 30 से 35 हज़ार में मिल जाता था, अब उसकी कीमत जो है व्यापारी 70,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह जो 4 से 5 मन का बैल जो पिछले साल 1,30,000 से 1.5 लाख का मिल जाता था, अब उसकी व्यापारी कीमत 2 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह जो ऊँट था जो 3 से 4 लाख में मिल जाता था, अब उसकी जो डिमांड 5 से 6 लाख रुपया की जा रही है। चारे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद जो वो पीछे से अपना माल लेके आए उसका किराया 2 गुना जायद हो चुका है, दुगना हो चुका है, जिसकी वजह से उसे पीछे से जो है जानवर काफ़ी महंगे दामों मिले हैं, जिसकी वजह से वो इन जानवरों को सस्ते दामों फरोख्त नहीं कर सकता। अगर बात की जाए तो मवेशी मंडी में हमें ग्राहक तो इक्का दुक्का दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जानवर गुजरांवाला की मवेशी मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जी, गुजरांवाला के बाद फिर तो लोगों के राजनपुर भी। अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव, इलियास रजा इज जॉइनिंग अस फ्रॉम राजनपुर। ओवर टू यू इलियास। जी, ईद कुर्बान जो ही करीब आती जा रही है तो राजनपुर में भी बकर मंडी सज चुकी है। इस टाइम यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम के यहाँ पर बकरे मौजूद है। यहाँ पर राजनपुर का जो मशहूर बकरा है जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, जिसको राजनपुर नस्ली बकरा कहा जाता है, वो मेरे सामने आप देख सकते हैं ये मौजूद है। बिल्कुल ये बड़ा इंतहाई वाइट कलर का ये बकरा होता है, इसके गुलाबी कान होते हैं और वाइट आँख होती है, जो लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद से और कराची से भी यहाँ पर लोग इस बकरे को खरीदने के लिए आए हुए हैं। और जो खरीदार है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कहते हैं कि रेट बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत महंगा है माल और हमारी खरीद से बाहर है। और हमें जिसको भी हाथ लगाते हैं कोई लाख मांग रहा है, कोई 90,000 मांग रहा है, कोई 1.25 लाख मांग रहा है, तो बहुत मुश्किल हुआ है। स्टॉल लगे हुए हैं, लोग चटपटे चीज़ें भी खा रहे हैं, साथ ठंडा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और साथ ठंडे मशरूबात का भी इंजॉय कर रहे हैं। जी, क्या खा रहे थे? जानवर महंगा है, कुव्वत खरीद से बाहर है, और मैंने भी फिर यही देखा। मतलब पार्टी जब मैंने जानवरों का सुन लिया ना कि मतलब रेट्स ऐसे हैं, तो फिर मैंने फोकस वहाँ किया जहाँ आपने किया। अच्छा जी, तवा कलेजी थी, ओए छोड़ दो सब कुछ, मतलब कि तवा कलेजी मुझे अच्छी लगी है। मैंगो शेक भी था उसके साथ तो जानवर ले ना ले, थोड़ी सी पार्टी जरूर हो जाए। अच्छा जी, जल्दी से ये कोई वार्निंग वगैरह, कोई इमरजेंसी ना समझे, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है कोविड के हवाले से कि मुल्क में जो इस वक्त पॉजिटिविटी रेट चल रहा है वो 3.5 है। नोटिस आप कर रहे होंगे कि रोज़ 1% जो है वो ऊपर चला जाता है। 541 नए केसेस हैं, 1 डेथ एज वेल बिकॉज ऑफ कोविड। तो प्लीज़ वापस आ जाए मास्क पे, और थोड़ी देर के लिए, वैसी गर्मी इतनी है, कहाँ जाना है, घर पे बैठे, इतने कोई रश वगैरह में निकलने की ज़रूरत नहीं है। बट मंडियों में कैसे जाएंगे लोग? नहीं तो मास्क पहन के जाए ना, मतलब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए जो भी काम कर रहे हैं अपने दिन भर के वो करते रहिए, लेकिन ये कि समाजी फासला रखने की, जैसे कोविड के दिनों में जब था ज़ाहिर है कोविड, तो तब भी हम काम करते ही थे और हम ऐसे रुके हुए बैठे नहीं थे, मास्क सैनिटाइजर, तो ये ज़रूर कर लें। अब हम ज़रा कुछ बढ़ते हैं, शहबाज हुकूमत की जो मुश्किलात हैं उसके बारे में ज़रा जिक्र करते हैं। और 2 महीने अभी हुए हैं हुकूमत को आए हुए, इत्तेहादियों ने शिकवे शुरू कर दिए हैं सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर। JUI और MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में निकल आई हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुदाखलत के मुतालबात किए जा रहे हैं। रहनुमा JUI राशिद सुमरो का बयान एक बार फिर सुन लेते हैं, हम क्या कहा उन्होंने। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी करने का ऐलान कर रहा हूँ। घोटकी से कराची तक जमीयत उलमा इस्लाम अब रोडों पर होगी सिंध हुकूमत के खिलाफ। सिंध हुकूमत से सिंध के आवाम की जान छुड़ाने तक, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से इस सिंध के आवाम की जान छुड़ाने तक अब जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में तहरीक चलाएगी। हुकूमत में हम जरदारी साहब के साथ नहीं हैं, हम शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। तो हमने शहबाज शरीफ साहब को कह दिया है कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। अच्छा, दिस इज़ नॉट ऑल, क्योंकि इसके अलावा कौमी असम्बली इजलास के दौरान हुकूमती इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी और असलम भूटानी हुकूमत पर बरस पड़े और दोनों ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया।
जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने 3 बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूतानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना आए। फिर भी जब किताब छपी PSDP की कोई स्कीम नहीं थी। फिर जब PM के सामने एहतजाज किया, वहाँ भी एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए। सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहाँ से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपके टेलीफोन में अभी कोई वजन है तो जरा एहसन इकबाल को कहो। तो फिर जाके उन्होंने मेरी स्कीम रिफ्लेक्ट की। हम खुदा की कसम सर वहाँ खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुँचाएं। सर ये 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। शिकायतें भी हैं, रवैये भी अच्छे नहीं हैं, सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लें सर, अभी तक टाइम है, 1-2 महीने गुजरे हैं, कुछ नज़र आना चाहिए। और नहीं तो सूखा अखलाक ही दिखा दें। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। बड़े शिकवे शिकायत की जा रही हैं और मसला फ़ंड्स हो या वजारतों का मसला हो या कुछ और मसला हो, लेकिन बज़ाहिर ये इशू हुकूमत के लिए दर्द सर बनता दिखाई दे रहा है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जब इमरान खान की हुकूमत गिराने निकले थे तो तमाम जमातें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत ये निकली थी और यकजा हुई थी। मौलाना फजल रहमान ने इत्तेहादी जमातों को जमा करने में उन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया था और हुकूमत बनने के बाद मौलाना फजल रहमान पसे पर्दा हो गए, यानी वो ज़्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इसकी क्या वजूहत हैं, उनके कोई बयानात भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब तक खुलकर इत्तेहादी हुकूमत गिराने की बात किसी ने नहीं की है। लेकिन ये ख़तरे की अलामत ज़रूर है, इसको समझा जा रहा है कि ये ख़तरा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत चलाने में मुश्किलात यकीनी तौर पर होंगी। अच्छा, इस पर हम बात भी करेंगे। JUI के रहनुमा हैं और तर्जुमान PDM भी थे एट वन टाइम। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं। हाफिज़ साहब, अभी हुकूमत बने अभी कुछ हफ्ते ही हुए, 2 महीने भी मेरा ख्याल है मुश्किल से ही हुए हैं कि इत्तेहादियों के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से शिकवे शिकायत बढ़ते जा रहे हैं, कुछ हमने सुनाए भी हैं। तो आपकी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं। ये नाराज़गी जो है ये सिंध की हद तक है या फिर मरकज़ में भी है? जमीयत उलमा इस्लाम को पीपल्स पार्टी से वाकई शिकायत है। हम असफ अली जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की, उनकी पार्टी की, उनकी जमहूरी जदीद की हम एहतराम करते हैं, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम बज़ात ख़ुद एक जमहूरी पार्लिमानी पार्टी है जो आइन पर यकीन रखने वाली पार्टी है, जिनका एक जमहूरी जद्दोजहद के हवाले से एक तारीख़ और एक तसलसल है। लिहाजा ये शिकायत बिल्कुल एक हकीकत है। बजाय है कि सिंध की इलेक्शन गुज़श्ता जब हुई अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, उसमें बेकायदगियाँ हुई है। उसमें सरकारी मशीनरी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है 15 साल से और आज भी उनकी हुकूमत है। उनकी वज़रा ने सरकारी मशीनरी को, सरकारी वसाइल को बेदरीग इस्तेमाल किया और हमारे पोलिंग में जो हमारे एजेंट्स हैं पोलिंग स्टेशनों में और सरकारी अमला है, ऐसे बहुत से पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ से अमला भी अगवा किया गया और हमारे पार्टी के एजेंट्स भी वहाँ से अगवा किए गए, टप्पे लगाए गए, तशद्दुद किया गया, मारपीट पड़ी हमारे कारकुनों को। और एक नहीं 2 नहीं सैकड़ों पोलिंग स्टेशनों पे ऐसा हुआ है, हज़ारों पे हुआ है। तो लिहाजा ये शिकायत जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के जो हमारी क़ियादत और ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब को बैसत PDM के सरबराह, बैसत अमीर जमीयत उलमा इस्लाम उनके नोटिस में ला चुके हैं। अब मरकज़ पर इस सूरत हाल का जो सिंध में इलेक्शन हुई, इन तमाम ख़दशात, तहफ़्फ़ुज़ात, नाराज़गी, इन धमकियों, मारपीट का मरकज़ी हुकूमत पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये फ़ैसला हमारी मरकज़ी क़ियादत करेगी। हाफिज़ साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं तो आपके लहजे से भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकवे और गिले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपके। अच्छा, ये कहिएगा कि मौलाना फजल रहमान की थोड़ी सी बात करते हैं। PDM के आप तर्जुमान भी हैं और मौलाना फजल रहमान का बड़ा एक अहम किरदार रहा है इन तमाम जमातों को मिलाने में, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को साथ बिठाने में। लेकिन जब से हुकूमत बनी है मौलाना साहब एक्टिव नहीं है उस तरीके से, तो क्या उसी फार्मूले पे अमल कर रहे हैं मौलाना साहब जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि ख़िज़ा को बस जाना चाहिए, बाहर आए ना आए, ये बात की बात है?
इस पीडीएम को आपके सवाल के मुताबिक मुत्तहद रखना, बरकरार रखना, यहाँ तक कि इमरान रजीम को कुर्सी से हटा दिया, निकाल दिया, कोई अमेरिकी की साजिश नहीं थी। ये पूरी साजिश मौलाना साहब की क़ियादत में तमाम अपोजिशन जमातों ने बशमूल उन जमातों की जो पीडीएम में शामिल थी, ये मंसूबा, ये हिकमत अमली इन पार्टियों की थी, जिससे कौम और पाकिस्तान उस मुसीबत से, उस मुहलिक बीमारी से जान छूट गई। अब मौलाना साहब पस मंज़र में नहीं गए। जमीयत उलमा इस्लाम आज भी मरकज़ में कोalition का हिस्सा है, कोalition हुकूमत का भरपूर मुअस्सर किरदार है जमीयत उलमा इस्लाम का। जो भी ऐसी कौमी इशू आएगी जिसमें मौलाना साहब की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप देखेंगे तो सबसे पहले मौलाना साहब पाकिस्तान की बचाव, कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए सबसे पहले क़यादत का किरदार, एक सिपा सालार का किरदार सियासी और जमहूरी मैदान में जिसे गुज़श्ता 4 साल में मौलाना ने अदा किया, आगे भी वही किरदार मौलाना अदा करेंगे। लिहाजा मौलाना पस मंज़र में नहीं है, मौलाना आज भी स्क्रीन पर है और आज भी ग्राउंड पर है और मौलाना आज भी कप्तान का किरदार अदा कर रहा है। अच्छा हाफिज़ साहब, अब इस तरह की इत्तेहादी हुकूमत हो तो ये तो होता ही है, छोटी पार्टियां शिकायत करती हैं और फिर आज जो है मसाइल हल हो जाएं तो नए मसाइल सामने आ जाते हैं, मतलब ये चलता रहता है सीन। तो बेहतर हल ये नहीं, बहुत से लोगों का ये कहना है कि इलेक्शन ही करवा लें, फिर जो अक्सरियत में आ जाएगा वो खुलकर हुकूमत करे। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि ये 13 पार्टियों पर मुश्तमिल एक कोalition हुकूमत में, इसमें बड़ी पार्टियाँ भी है और छोटी पार्टियाँ भी हैं। लार्जेस्ट पार्टियाँ इसमें 3 हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तीसरी नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम। इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है ऐवान में, पार्लियामेंट में। और ये भी आपकी बात एक हकीकत है कि पार्टियों की शिकायत होती हैं। एक घर में 5 भाई है, लेकिन उन 5 भाइयों की भी एक दूसरे से शिकायत है, लेकिन शिकायत के इजाले के लिए हल भी अल्लाह ने भेजा है। जब पूरी कौम, पूरी रियासत और मुल्क की बात होती है तो छोटे छोटे शिकायत का इजाला भी कौमी क़यादत कर सकते हैं और उसमें हल करने की सलाहियत भी मौजूद है। तो लिहाजा इन शिकायत की वजह से हम पाकिस्तान को और पूरी कौम को और उनकी तरक्की को, उनकी खुशहाली को, इस्तेहकाम को इन शिकायत की नज़र नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। JUIFA के रहनुमा और PDM तर्जुमान हाफिज़ अब्दुल्ला हमारे साथ थे, अपने गिले शिकवों का इज़हार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है तो हम उसको आगे लेकर चलाएंगे और शिकवे शिकायत दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक मुहिम जो कल स्टार्ट हुआ है मुल्क में, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट लाइफ सेविंग है। दिस इज़ प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल प्रोग्राम फॉर CPR ट्रेनिंग, जिसकी बहुत ज़रूरत है। अगर बाकी मुल्कों में देखें तो स्कूल के लेवल पे ही जो बेसिक लाइफ सेविंग टेक्निक्स होती हैं वो सिखाई जाती हैं, लेकिन अब एज अ मुहिम जो है पाकिस्तान में ये सिखाया जा रहा है, जिसकी बड़ी ज़रूरत भी है। सलमान सूफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि इस्लाहाती एजेंडे के तहत हुकूमत जो की स्ट्रेटिजिक रिफॉर्म्स कमेटी के हिस्सा भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऐसे एंडेवर्स जो हैं वो लेके सामने आते हैं। सलमान, बहुत शुक्रिया। ये बड़ी ज़रूरत थी इस चीज़ की, क्योंकि हमने रिसेंटली भी एक वीडियो देखी जहाँ एक कपल जो एक टूरिस्ट रिजॉर्ट पे गया हुआ था, दे मैनेज टू सेव अ लाइफ, और उससे एक दम से दोबारा ये एहसास हुआ कि भाई ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है, हमें आनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू हुमा, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। बेसिकली CPR ट्रेनिंग जो है वो जिस तरह आपने कहा कि दिस इज़ अ बेसिक ट्रेनिंग जो कि हर पाकिस्तानी को आनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस पर पहले तवज्जो नहीं थी, तो अब जब ये वज़ीर-ए-आज़म ने इसमें जब स्पेशल इनिशिएटिव लिया है तो उसका गोल सिर्फ सिंपल एक ये है कि जहाँ जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या होता है, जो आपका घर हो सकता है, जो आपकी कोई पब्लिक प्लेस हो सकती है, आपका ऑफिस हो सकता है, तो हर शहरी जो है वो इस ट्रेनिंग के बाद वो इस काबिल हो जाएगा कि वो लाइफ सेवर बन जाएगा और वो अपने उस दोस्त की, अपने उस रिश्तेदार की या किसी भी आम शहरी की जान बचा सकेगा उन क्रिटिकल मोमेंट्स में, कि जब वो उस 2-3 मिनट होते हैं जिससे पहले एम्बुलेंस आती है या डॉक्टर के पास वो जाते हैं, तो वो 2-3 मिनट उसकी वाइटल बॉडी ऑर्गन जिस तरह ब्रेन है, आपका हार्ट है, उसको रिससिटेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो CPR ट्रेनिंग से ये फायदा होगा कि हर शहरी जिसने ट्रेनिंग ली होगी वो ना सिर्फ उसको सेव कर सकेगा, बल्कि उनको फिर खुदा ना जब वो रिवाइव हो जाएंगे तो उनको
कोई ब्रेन का नुकसान नहीं होगा, उनका हार्ट जो है वो सही फंक्शन करता रहेगा। तो ये इसकी रजिस्ट्रेशन कल आगाज हो गया है। 1166 का नंबर है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर शहरी से कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं। सलमान साहब, ये एक चीज़ और बताइएगा, पहले ये होता था कि एनसीसी की ट्रेनिंग्स होती थी कॉलेजेस में, फिर गर्ल्स गाइड और फिर स्काउट्स की भी ट्रेनिंग होती थी, बाकायदा कैंपिंग, तो ये आहिस्ता आहिस्ता रुझान ख़त्म होता गया। आप समझते हैं कि दोबारा से इसको राइज करना चाहिए स्कूल कॉलेजेस में, ताकि बच्चे जो हैं वो ये सीखें लोगों की जान बचाना भी, लोगों की मदद करना भी, और दीगर बड़ा ही फ़ायदेमंद थे ये इस तरह के प्रोग्राम्स? जी देखिए, दो किस्म की डेवलपमेंट होती है, एक होती है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक होती है आपकी सोसाइटल डेवलपमेंट। अनफॉर्चुनेटली पिछली कुछ दहाइयों से हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट में काम नहीं हुआ, और जो आपने जिक्र किया ये बिल्कुल सही जिक्र किया है कि ये कोर्सेज खत्म कर दिए गए, जिससे हमारे लोग, हमारे बच्चे जो हैं वो ट्रेन हों और वो इस काबिल हों कि वो एक जिम्मेदार शहरी बन सके। तो हम अब वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पे हमने, बल्कि मैं आपके शो के तवज्जुह से खुशखबरी दूंगा बच्चों को कि अब जो भी बच्चा जो है ये ट्रेनिंग हासिल करेगा, करिकुलम का ये पार्ट बन जाएगी, तो उसको 10 इजाफी नंबर जो हैं वो दिए जाएंगे ऑन देयर फाइनल एग्जाम, एंड दे विल बी एबल टू अटेन दोस 10 एक्स्ट्रा मार्क्स जस्ट फॉर लर्निंग दिस सीपीआर ट्रेनिंग इंशाल्लाह। अच्छा, दिस इज़ अमेजिंग, बड़ी अच्छी बात है। साथ साथ बाय द वे हम वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसने एकदम से ये बात जो उजागर की, ये जो रीसेंट, और ये हमारे शो पे बल्कि गेस्ट भी थे, इससे एकदम लगा कि एवरी पर्सन, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल, लाइक हाउसवाइफ्स, माय मदर्स एट होम एज वेल, बिकॉज दिस कैन हैपन एनीवेयर। हाउ आर वी गोइंग टू पे इट फॉरवर्ड? सलमान, अब इस पर 1166 पे रजिस्टर करें, आप ट्रेनिंग लें और फिर आप औरों को सिखाएं, यही आपका भी मकसद है कि हो? जी बिल्कुल। तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं। आप जब 1166 पे कॉल करते हैं तो आपको हम रजिस्टर करते हैं, फिर आपके 2 उसमें आपको क्वेश्चन होते हैं कि क्या आप सीखना चाह रहे हैं या सिखाना भी चाह रहे हैं। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आपकी फिर रजिस्ट्रेशन ले ली जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि आपकी करीबी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, या आप ऑनलाइन हम आपको एक लिंक देंगे जहाँ पे जाके आप वीडियो के थ्रू ये ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। अगर आप मास्टर ट्रेनर बनना चाह रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग जो 2-3 घंटों पर मुहित होगी, उसके बाद आप मास्टर ट्रेनर बन जाएंगे, और जिस तरह एक सदका जारिया, एक पेड फॉरवर्ड होता है, फिर आपको ये हम कहेंगे कि आप आगे से 10 और लोगों को ट्रेनिंग करें और वो लोग आगे से 10 और लोगों को ट्रेनिंग करें। तो जो भी शख्स इसमें फिर मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग करेगा, फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक तकरीब के अंदर उनको ना सिर्फ इनाम देंगे बल्कि उनको एक नेशनल हीरो का जो है वो अवार्ड भी दिया जाएगा। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सलमान सूफी फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, आई वुड अर्ज एवरीबडी के जी रजिस्टर करें अपने आप को 1166 पे, और ये तो ऐसी चीज़ है आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे सिखा सकते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या? और आप ये देखिए कि बच्चों को, यानी उन्होंने कहा इंसेंटिव देने के लिए कि 10 इजाफी नंबर्स भी मिलेंगे, यानी स्कूल्स में, कॉलेजेस में जब दोबारा से इस तरह के प्रोग्राम्स का आगाज़ होगा तो फिर बच्चे अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें 10 इजाफी नंबर्स भी दिए जाएंगे। अच्छा, और ये तो देखें, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। एग्जैक्टली, तो इसकी अहमियत से कैसे इनकार किया जा सकता है? जब आपको ना पता हो तो ये आपको सीखा हो आपने और आप कर सकें किसी की मदद, तो क्या बात है। इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज वील गेट समबडी ऑन द शो, ताकि हम भी दोबारा से एक रिफ्रेशर करें, और क्योंकि एक दफ़ा हम अपने शो पे कुछ साल पहले वैसे भी सिखा चुके हैं, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू रीविजिट दिस अगेन। और हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि हमारी जो नौजवान, खास तौर पे लड़कियां हैं ना, उनका फिल्म और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की तरफ काफ़ी रुझान देखा जा रहा है। और अगेन रीज़न मैंने क्या दिया था, बिकॉज हसास होती हैं, सेंसिटिव होती हैं और बड़ी अच्छी तरह जो अपना इन्वायरमेंट है उसको असेस कर सकती हैं, समझ सकती हैं। तो यही वजह है कि इन नौजवानों को बैनुल-अक़वामी इदारे मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और कोर्सेज जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। और ऐसा ही एक मेंटोर प्रोग्राम जो था वो स्कॉटिश डॉक्यूमेंट्री इंस्टीट्यूट और ब्रिटिश हाई कमीशन के ताउन से शुरू किया गया, और इसके लिए मुल्क भर से 10 बासलाहियत जो लड़कियां हैं उनको चुना गया, और 12 हफ्तों पर मबनी इस प्रोग्राम में उन्हें फिल्म मेकिंग के फ़न की तरबियत दी गई है। और उनमें से 2 जो हैं बड़ी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स वो हमारे साथ हैं, बीनिश सरफराज एंड आमना मकबूल। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का? शुक्रिया, आप दोनों क्या हाल है? अच्छा जी, लेट अस बिगिन विद बीनिश। यू ये बताइएगा कि ये किस तरह, मतलब हाउ डिड इट स्टार्ट, डिड यू अप्लाई फॉर इट, और ये रुझान आप में ऑलरेडी था, बिकॉज आई नो कि आप हैं वैसे लेक्चरर, लेकिन इस तरफ कैसे आई फिर? मैं ग्राफिक डिज़ाइन की लेक्चरर हूँ और मुझे थोड़ा सा था कि मुझे कुछ करना है फिल्म में,
बिकॉज मैं डिफरेंट सेट्स पे काम किया था, मुझे स्टोरी टेलिंग का बहुत शौक था। तो जब ये आया इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था कि देयर इज़ दिस अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन राइट, यू कैन टेल अ स्टोरी एंड देन ये फीमेल फिल्म मेकर्स के लिए, तो मैंने सोचा अच्छा अप्लाई करते हैं। मैंने अपना आइडिया लिखा, फिर उन्होंने अप्रूव किया एंड देन मतलब उसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने अपना डिटेल्ड आइडिया लिखना है, आप भी बताइएगा। उसको फिर ये कि हाँ वो लेकिन एग्जीक्यूट करके फिर उन्होंने देखा आपने ज़ाहिर उसको फिर वो नहीं एग्जीक्यूशन नहीं थी, सिर्फ हमने आइडिया पिच किया था और अपना वर्क एक्सपीरियंस जो पुराना था वो शेयर किया था उनके साथ। तो आइडिया उनको अच्छा लगा और एसओसी वालों ने फिर हमें सेलेक्ट किया। एसओसी फिल्म्स और पटाखा पिक्चर्स वो भी इस फेलोशिप तो व्हाट एग्जैक्टली डिड यू लर्न? मतलब आपको एक बेसिक्स अगर पहले ही आती हों और इस किस्म की एक अपॉर्चुनिटी मिले तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है? क्या इंसान सीखता है जो कि अदरवाइज शायद आप ना सीखते हो? देखिए हुमा, मेरा तो बैकग्राउंड फिल्म मेकिंग से नहीं था, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड की वजह से इस इंडस्ट्री में आई और 3 साल से फिर इसी में ही काम कर रही हूँ। तो कुछ चीज़ें आप सेट पे सीखते हैं लेकिन आपको रियलाइज़ नहीं होता कि वो आप सीख चुके हैं। तो इस फेलोशिप के ज़रिए मैंने एडिटिंग सीखी, मैंने डायरेक्शन सीखी, मैंने साउंड लाइट कैसे काम करती है, वो सारी टेक्निकल स्किल्स फिर मुझे इसके थ्रू आई। और नैरेटिव कैसे बनाना है, क्योंकि स्टोरी तो दिमाग में होती है लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, विद इन बजट कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सारी हमारी प्रैक्टिस इसमें हुई है। तो पाकिस्तान में इसका है क्योंकि यहाँ तो पैसे वगैरह भी जियो ही कुछ दिखाता है, जियोमेट्री और हम इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, वरना कोई ज़्यादा रुझान पाकिस्तान में नहीं है इसका कि आई थिंक कि चेंज हो रहा है थोड़ा इस तरह से, बिकॉज कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में भी देखा था कि फिल्म के लिए आपको टैक्सेस कम हो गए एंड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्होंने खुद रियलाइज़ किया कि अच्छा डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, जैसे पेंटिंग होती है, राइटिंग होती है, फिल्म मेकिंग भी एक मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस या कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब थोड़ा रुझान इसी तरफ बढ़ रहा है ज़्यादा। और फिर प्लेटफॉर्म्स भी बड़े बदल गए हैं, मतलब टीवी इज़ नॉट, इनफैक्ट टीवी इज़ वन ऑफ द लास्ट प्लेटफॉर्म्स नाउ। टीवी और चीज़ों के लिए बड़ा यूज़ होता है, देयर आर सो मेनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। और फिर आप बता रही हैं जिस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स में भी कर सकते हैं, तो दोनों ने मिल के फिर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई। आप बता रही हैं 10 मिनट की, सिन्फ़े ताल, बताइएगा इसके बारे में बिनेश। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है आसिया। आसिया हुंजा से बिलोंग करती हैं और उनको म्यूज़िक का हमेशा से शौक़ था और अपने कल्चर से बहुत कनेक्टेड है। उसका ख्वाब है कि वो जाए आगे अपने कल्चर को पूरी दुनिया के साथ शेयर करे, वो म्यूज़िक के थ्रू करना चाहती है। वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं जिसका नाम है जीगनी, जो कि एक हुंजा का लोकल इंस्ट्रूमेंट है। और हमने उसी की कहानी दिखाई है कि जिस तरह से अगर एक कम्युनिटी एक लड़की को सपोर्ट करती है तो कितनी आगे तक जा सकती है। सो दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड। ज़बरदस्त। हाउ डिड यू इवन फाइंड दिस सब्जेक्ट? वैसे हम आसिया से भी मुलाकात करना चाहेंगे बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत टैलेंटेड है। तो खैर आसिया हमें मिली थी इंस्टा के थ्रू, मैंने कुछ रीच आउट किया था खान कल्चरल सेंटर को क्योंकि उन्हीं के दोनों स्कूल अंडर आते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जो दोनों म्यूज़िक स्कूल हैं, एक ली फ्लावर्स म्यूज़िक स्कूल है और एक बुलबुलिक है। तो मैंने उनको रीच आउट किया था कि मुझे क्योंकि उसी एरिया के कोई स्टूडेंट चाहिए थी। और फिर उन्होंने आसिया का प्रोफाइल शेयर किया तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उसने जो वीडियोस हमसे शेयर की थी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए, तो वो काफ़ी अमेजिंग थी। तो हमने फिर आसिया को कांटेक्ट किया और आसिया विलिंग थी डॉक्यूमेंट्री में आने के लिए, क्योंकि आप कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कैमरा पे शाय होते हैं, कैमरा पे आना नहीं चाहते, अपनी स्टोरी शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। तो फिर हम गए ईद के बाद हुंजा रोड ट्रिप करके और हमने उसकी शूट। और वैसे पाकिस्तान में तो ये है कि आपको हुंजा जाना क्या यानी और मज़ीद भी आगे जो आप काम करेंगी तो हर आदमी के अंदर एक कहानी है, हर घर में एक कहानी है, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो वो ज़ाहिर है आपको अगर पाकिस्तान कराची में ही आपको हज़ारों स्टोरीज मिल जाएंगी। तो आपको मतलब डाइम डजन मिल रही होंगी, बट ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग क्या आपको सेंसिटाइज किया गया? बिकॉज डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग अक्सर क्रिटिसिज्म में भी आ जाती है। अगर आप शर्मीन उबैद चुनॉय हमारी इतनी अवार्ड याफ्ता डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, जब उन्होंने बनानी स्टार्ट की और द टॉपिक्स दैट शी पिक, तो बड़ी क्रिटिसिज्म थी कि आप क्यों नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, बट that is what a documentary is. It is not about negativity, I guess, but reality. Right. तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं? How to handle that? Was it a part of this course? So we were having a conversation हमारे मेंटर के साथ और मैंने उनसे पूछा था कि आर्ट क्या होता है, क्योंकि हर एक क्राफ्ट है, आर्ट है, उनको क्या लगता है आर्ट क्या है।
तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, कोट हर ने कहा था कि आर्ट है कि आप एक चीज़ एक्सपीरियंस करें, जो सब एक्सपीरियंस करें उससे मुख्तलिफ आप एक इंसान को कोई एक्सपीरियंस देते हैं, वो आर्ट है। और डॉक्यूमेंट्री भी यही करती है, आप एक चीज़ एक्सपीरियंस करें, आपको एक मुख्तलिफ चीज़ दिखाता है, एक डिफरेंट नज़रिया दिखाता है। सो उसमें होता है कि ऑब्वियसली हर चीज़ ग्रोथ आपको अनकंफर्टेबल होने के बाद आती है। सो इफ़ इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, एटलीस्ट इट मेक्स यू थिंक, आपको ख्याल आता है अच्छा कि मुझे क्यों इस तरह महसूस करा रहा है, मुझे क्या और देखने की ज़रूरत है, क्या और जानने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने डॉक्यूमेंट्री में देखा है कि आप देखना शुरू करते हैं लेकिन वो जो इंटरेस्ट है ना वो कहीं ना कहीं आप लूज़ कर जाते हैं, होता है ऐसा। तो कितना ज़रूरी है कि आप नरेट किस तरह कर रहे हैं, वो स्टोरी कहाँ से कैप्चर कर रहे हैं, आपका कैमरा एंगल क्या है, ये चीज़ें, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे हम देखते रहते हैं। तो एक मर्डर स्टोरी वो थी, वो आपने देखी, 11 लोगों को एक साथ वो हैंग किया गया, तो वो जिस तरह एग्जीक्यूट किया था उन्होंने खुद ही हैंग कर लिया था अपने आप को। वो जैसे भी, हाँ मतलब वो, लेकिन वो जिस तरह डॉक्यूमेंट्री बनी थी वो एक बड़ी दिलचस्पी उसके अंदर लोगों की थी और वो सब देख रहे थे पूरी। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखेंगे आगे? जो हमने भी ट्रेनिंग में सीखा और जो हमने भी अपने नैरेटिव में करने की कोशिश की है कि उसमें 2-3 ट्रिक्स होती हैं बेसिकली। एक तो आप इस तरह से बताएं कि फर्स्ट पर्सन व्यू, मतलब ऑडियंस को आप उसका पार्ट बनाएं, ठीक है। इंटरैक्टिव आप उसको करते हैं बाय एडिंग मोमेंट्स के, अच्छा उसमें एक थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस हो, बंदे को थोड़ा रियलाइज हो अच्छा इतनी बड़ी बात हुई है, अब उसके पास थोड़ी स्पेस हो तो इसको प्रोसेस करें। फिर उसमें ऑब्वियसली थोड़ी बहुत नैरेटिव का आपने डालनी होती हैं चीज़ें जिससे सामने वाला इन्वॉल्व फील करे, मतलब वो एक्सक्लूडेड ना, मैं आप पे नॉलेज फेंकूँ ना, मैं आपको उसका हिस्सा बनाऊँ। तो क्योंकि फिल्म में तो आप बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं ना, गाने भी डाल सकते हैं और उसमें म्यूजिक भी डाल सकते हैं और उसमें लोकेशंस भी म्यूजिक होता है, लेकिन वो आपके पास मार्जिन कम है, फील बनता है, उसका नैरेटिव पूरा रन करता है म्यूजिक। तो आपको साउंड डिज़ाइन भी अच्छी आनी चाहिए उसके लिए। बाकी डॉक्यूमेंट्री में मेरे ख्याल से एडिटिंग का बहुत हाथ है, क्योंकि आपके पास फुटेज इतनी सारी होती है, क्योंकि आप किसी की लाइफ, किसी की जर्नी रिकॉर्ड करो तो आप उसमें कोई फेक नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आमना क्या ये भी उस पर ज़रूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, हमारा अपनी एक इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। तो जल्दी से ये भी बता दें कि टू कीप इट विदाउट एनी ओपिनियन नहीं थोपी जा रही, लोग खुद अपना ओपिनियन लें, मतलब ये चैलेंजिंग नहीं हो जाता? क्योंकि आपका तो अपना ओपिनियन एक बन चुका होता है। बहुत चैलेंजिंग है हुमा, लेकिन बस वही है ना कि आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि फिर आप ऑडियंस को उसी तरह दिखाएं जिस तरह है स्टोरी, आप अपना ओपिनियन अपना बीच में नहीं डालें। तो जबरदस्त। आमना मकबूल एंड बीनिश सरफराज फ्यूचर के लिए बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। नहीं, फ्यूचर मुझे नजर आ गया है लड़कियों का, दे आर गोइंग टू गो फार। और इंशाल्लाह जब ये सिन्फे ताल जब आपकी शोकेस होगी डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल पे तो हम भी जरूर देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। कुछ बात करते हैं गवादर की और पाकिस्तान की तरक्की, सी पैक की तरक्की अगर कहा जाए तो गवादर के ज़रिए अगर हम उस पर फोकस कर लें तो पूरा पाकिस्तान में तरक्की की राहें, मज़ीद मनाजिल भी पाकिस्तान तय कर सकता है जल्दी से जल्दी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत में आते ही गवादर को खुसूसी अहमियत दे रहे हैं, देनी भी चाहिए। एक माह में वज़ीर आज़म गवादर के 2 दौरे कर चुके हैं और उन्होंने दूसरे दौरे में गवादर में जारी तामीराती कामों का जायज़ा लिया। गवादर के हवाले से ऐसा लग रहा था कि मामलात सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन शहबाज हुकूमत गवादर की तरक्की को गैर मामूली तवज्जो दे रही है। एक मंसूबा है जिसे ब्रेक वाटर मंसूबा कहा जाता है। इस मंसूबे की ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म को बताया गया कि इस मंसूबे की फिजिबिलिटी को मुकम्मल हुए 3 साल बीत चुके हैं। चीनी बैंक की जानिब से पैसे जारी करने की मंजूरी भी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक ये रकम रिलीज़ नहीं हुई है। ये तो प्रॉब्लम हो जाती है। गुज़िश्ता 3 सालों से तामीराती कामों में रुकावट की वजह से वज़ीर आज़म सख्त बरहम हुए और उन्होंने तरजीहाती बुनियादों पर मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़म का इजहार भी किया। तो यकीनी तौर पर ऑब्वियसली गवादर पर तवज्जो की ज़रूरत है और इस जानिब हौसला कुन पेशरफ्त खुश आइंद है। डेफिनेटली जो भी वहाँ से होके आता है कहता है भाई दैट इज़ अ प्लेस फुल ऑफ पोटेंशियल। अच्छा जी, कुछ मौसम की बात कर लें क्योंकि वेदर ऐप ना सडनली पहले बिल्कुल गरम दिखा रहा था, अभी भी गर्म ही है, लेकिन बारिशें होने वाली हैं। तो मुल्क जो है इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में तो है और ज़्यादातर शहरों में दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर रहा है। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ हीट इंडेक्स जो था वो 51 डिग्री था। 51 ओहो, इससे आगे मुझे बोला ही नहीं जाना, मुझे गर्मी लगी, मुंह में गर्मी लगी है 51 डिग्री कहते हुए। ऐसे में सब ही जो है वो बाराने रहमत का इंतजार कर रहे हैं, बारिश का हम कह रहे थे इंतजार कर रहे हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये होने भी वाला है। बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब और खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं आज से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जो रवां हफ्ते के आखिर में मुल्क के जुनूबी इलाकों में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करने के बाद फैल सकती हैं और 1 जून से 4 जुलाई के दौरान
इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। माहीगीरों को भी हिदायत की गई है कि 3 से 5 जुलाई के दरमियान समंदर में जाते हुए मोहतात रहे। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डायरेक्टर मेट ऑफिस डॉक्टर ज़हीरुद्दीन साहब ने। डॉक्टर साहब, मुल्क भर में इस वक्त जिस तरह की गर्मी है, हर कोई सख्त परेशान है और जून जुलाई गर्मी के ही महीने होते हैं, लेकिन इस बार तो ये कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा है। तो क्या ये मामूल के मुताबिक आप इसको कहेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त भी मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म है, लेकिन 30 जून से मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये बारिशें जो ज़्यादातर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के हिस्सों में जो है वो बारिशों का बायस बनेंगी और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। अच्छा, ये कहिएगा, जो सब सुनना चाहते हैं, बारिश कब होगी? इस गर्मी से हमें थोड़ी निजात कब मिलेगी? जी, मैंने जैसे कैसे किया है कि 30 जून से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जो है वो वक्फे से शुरू हो जाएगा और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। इन तमाम इलाकों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद जिसमें पंजाब के इलाके शामिल हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं जिसमें मानसेरा, सवात, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर, मर्दान, इन तमाम इलाकों में भी 30 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो सिंध के बेशतर इलाके खासतौर पर सिंध के साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, इसमें थरपारकर, मीरपुर, ठट्ठा, बदीन, इस तरह कराची और हैदराबाद में भी बारिशों का सिलसिला जो है वो यकम से शुरू हो जाएगा और ये ऑन एंड ऑफ रेंज जो है वो 5 तारीख तक जारी रहेंगी। अच्छा, पंजाब के हवाले से और नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से बारिश फिर भी इतनी टेंशन नहीं देती, लेकिन एक एडवाइजरी ये सामने आई है कि जिसके मुताबिक कराची, हैदराबाद में जुलाई की इब्तिदा में बारिश के बायस नशेबी इलाके जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वो ज़ेर आब आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो टेंशन बड़ी होगी इस बात से, जितनी ज़रूरत है बारिश की उतनी ही एक कन्फ्यूजन भी है कि बहुत ज़्यादा क्या बारिश होना होगी कि हम ज़रा तैयारी कर लें। देखिए, मानसून रेनफॉल्स जो है जहाँ पे टेम्परेचर से रिलीफ मुहैया करती हैं और वाटर अवेलेबिलिटी मुहैया होती है, पानी की सूरत हाल बेहतर होती है, वहाँ पे चंद हैजर्ड्स जो हैं वो भी जो मानसून रेनफॉल्स हैं उससे एसोसिएटेड हैं या जुड़े हुए हैं, जिनमें फ्लैश फ्लडिंग है, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स हैं। इसी तरह जो बड़े सिटी सेंटर्स हैं उनके अंदर अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल हो जाए, जो कि होती है मानसून रेनफॉल्स में, तो वो अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा जो है वो बहरहाल रहता है। तो मानसून रेनफॉल्स और अर्बन फ्लडिंग जो है वो एक बड़े क्लोजली एसोसिएटेड हैं और जब भी मानसून रेनफॉल्स आएंगी, ऑनसेट होगा, तो उसमें अर्बन फ्लडिंग के चांसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीरुद्दीन, डायरेक्टर मेट ऑफिस। और भाई डर तो लग ही जाता है क्योंकि हमें पता है ना कि यहाँ क्या होता है। मतलब आप लाहौर, कराची नहीं, इस्लामाबाद, पेशावर, मतलब कहीं भी आप देख लें तो बारिश इज़ ऑलवेज ऑलराइट, इट्स वेलकम। इधर एज मच एज इट्स वेलकम ज़्यादा होगी तो ज़हमत बन जाएगी। नालों की सफाई हो तो रही है, देख रहे हैं अब कहीं नहीं का काम चल रहा है, लेकिन अब वो काम कितना किया गया है, बारिश होगी तो पता चलेगा। अच्छा जी, कल से मुतवक्के है कि अब्दुल्ला विल बी बैक विद अस। सो ज़ोहैब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जब बुलाएंगे एंजॉयड योर प्रेजेंस, तब आएंगे जब बुलाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। ओके जी, सी यू टुमारो।